इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम भले ही विवाद चली आ रही हो, किंतु टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 का कर्नाटक के देवनागल्ली में जब जन्मे टीपू पूरा का नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुद्दीन शाह था। उनके पिता मैसूर समाज के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर-ए मैसूर के खिताब से नवाजा गया। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टन की रक्षा करते हुए 4 मई 1999 को टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दों पर बैठे। अपने पिता की तरह ही वह भी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। अंग्रेज उनसे काफ़ी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्करी दिखाई पड़ती थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञात थे। अपने पिता के समय में ही उन्हें प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विद्या लेनी प्रारंभ कर दी थी, परंतु उनका सबसे बड़ा अवगुण जो उनकी पराजय का कारण बना वह फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भरता और भरोसा। वह अपने पिता के सम्मान ही निरंकुश थे। वह कट्टर व धर्मता मुसलमान थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों ने काफ़ी मतभेद है। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू रक्षा के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफ़ी प्रशंसा की है। टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और अच्छे योद्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वह अपने पिता के समान कूटनीतिक एवं दूरदर्शी थे। यह उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। यह सामान्य धारणा है कि जब एवं जहांनुमा 1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था, वह गुलामी को खत्म करने वाले पहले शासक थे। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और आश्चर्यजनक माना। टीपू अपनी बंदूकों से चिपक गए। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने का फैसला को लागू कर दिया जिसमें उनके देश में प्राप्त स्थिति को उस उपाय की आवश्यकता भी थी। टीपू सुल्तान का सामंतवाद के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने इसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा यह है कि आज भी कर्नाटक के किसान विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में उत्तरी भारत के किसानों से अलग है। जमीन के टिटलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ के मालिक थे। इस उपाय के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र में एक विकसित बना था। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक है और उनके बेटों और उनके बेटियां ने शिक्षा में अच्छा किया है। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहितों में प्रति निष्ठावान थे और उनके असहयोग मांग करते थे। यह तक कि उनके धारा देवताओं की आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्रीघाट तट के जगतगुरु स्वामी के लिखे उनके पत्र हिंदू विषयों के साथ उनके उत्सव का संबंधों के प्रमाण है। इस दावे के लिए टीपू के कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है। दक्षिण भारत के विकल्प हिस्टोरिकल स्क्रैच गांधी जी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वह सोचते थे कि कन्नड़ा भाषा में टीपू के पत्र हिंदू के प्रति उनकी उदारता का जीवंत प्रमाण है। गांधी जी ने टीपू द्वारा भक्तों को हिंदू मंदिरों के समांतर स्थापित किया। उनका महल वेंकटरमण श्रीनिवास और श्री रंगनाथ मंदिर के करीब खड़े थे। वह विशेष रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू का सुस्ताकुन मान था। मुहिबुल हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वह कन्नड़ा और हिंदुस्तानी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फारसी में बात की जो उन्होंने आसानी से लिखी थी। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। कवियों और विद्वानों ने उसके दरबार को सुशोभित किया और वह उनके साथ विविध विषयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। वह सुलेख में बहुत रुचि रखते थे और उनके द्वारा अविष्कृत सुलेख के नियमों पर रिसाला दार खात एवं तर्जा मोहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद है। उन्होंने जबरदस्त नामक ज्योतिष पर एक किताब भी लिखी है। उनकी लाइब्रेरी की अनेक पुस्तकों पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फतिमा और उनके बेटों हसन और हुसैन के नाम को कवर के माध्यम से और 4 कोनों पर 4 खलीफाओं के नाम से ले जाती है।
उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी, पंगुड़ू के 200 से अधिक संगीत, हदीसा, कानून की सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गणित से संबंधित है। मैंगलोर की संधि से भी अंग्रेजों और मैसूर युद्ध समाप्त नहीं हो पाया। दोनों पक्ष इस संधि को चिरस्थायी नहीं मानते थे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करने के मामले में सम्मत नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान का उनका प्रमुख शत्रु था। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निजाम के साथ संधि कर ली। इस पर टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया ताकि दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। कॉर्नवालिस से जानता था कि टीपू के साथ उसका युद्ध अनिवार्य है, इसलिए वह महान शक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था। उसने निजाम और मराठाओं के साथ संधि कर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया और इसके बाद उसने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ और यह युद्ध 2 वर्षों तक चलता रहा। प्रारंभ में अंग्रेज असफल रहे, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई। मार्च 1792 में रंगापट्टिनम के सिंधी के साथ युद्ध समाप्त हुआ और टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा और 30 लाख पेड़ सहयोग मोर्चे को दंड स्वरूप दिया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कुशनाता पंद नदी के बीच का प्रदेश निजाम को मिला। ऐसा मराठों को भी प्राप्त हुआ, जिससे उसकी राज्य की सीमा तंगाबंधा तक बढ़ गई। शेष हिस्सों पर अंग्रेजों का अधिकार रहा। टीपू सुल्तान ने जयतान के रूप में अपने 2 पूर्वों कानावासिल के सुपुर्द की। इस वजह से टीपू सुल्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी। उनका राज्य कंपनी राज्य से घिरा गया था, समुद्र से उनका संपर्क टूट गया था। आलोचकों का कहना है कि कॉर्नवालिस ने इस संधि को करने में जल्दबाजी की और टीपू का पूर्ण विनाश नहीं कर सके। भारी मूल्य के आग्रह वह टीपू की शक्ति को कुचल देता था, तो भविष्य में चतुर्थ मैसूर युद्ध नहीं होता। लेकिन वास्तव में कॉर्नवालिस ने ऐसा नहीं करके अपनी दुर्दशा का परिचय दिया था। उस समय अंग्रेजी सेना ने बीमारी फैली हुई थी और यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध की संभावना थी। ऐसी स्थिति में टीपू फ्रांसीसियों की सहायता ले सकते थे। अगर संपूर्ण राज्य को अंग्रेज ब्रिटिश राज्य में मिला लेते तो मराठे और निजाम भी उससे जलने लगते। इसलिए कॉर्नवालिस के उद्देश्य यह था कि टीपू की शक्ति समाप्त हो जाए और साथ ही साथ कंपनी की मित्रता भी शक्तिशाली ना बन सके। इसलिए उन्होंने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाने टीपू की शक्ति और कुचलने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान रंगापट्टी की अपमानजनक संधि के काफ़ी दुखी थे और अपनी बदनामी के कारण वह अंग्रेजों को पराजित कर दुख करना चाहते थे। प्रकृति ने ऐसा मौका भी दिया, लेकिन भाग्य से टीपू का साथ नहीं दिया। जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध चल रहा था, उस अंतर्राष्ट्रीय विकट परिस्थिति में लाभ उठाने के लिए टीपू ने विभिन्न देशों में अपना राजदूत भेजे। फ्रांसीसियों को उसने अपने राज्य में विविध तरह की सुविधा प्रदान कर अपने सैनिक संगठन में उन्होंने फ्रांसीसी अफसर नियुक्त किए और कुछ फ्रांसीसियों ने अप्रैल 1758 में अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू की सहायता की। फलत अंग्रेज और टीपू के बीच संघर्ष अशक्य हो गया। इसी समय लॉर्ड वेलजबी बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने टीपू की शक्ति को कुचलने का निश्चय किया। टीपू के विरुद्ध उसने निजाम और मराठाओं के साथ गठबंधन करने का चेष्टा की। निजाम को मिलाने में वह सफल हुआ, लेकिन मराठाओं में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। 1758 में निजाम के साथ वेलजली ने सहायक संधि की और यह घोषणा कर दी जीते हुए प्रदेशों में कुछ हिस्सा मराठाओं को भी दिया जाएगा। पूर्ण तैयारी के साथ वेलजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मैसूर का चौथा युद्ध प्रारंभ हुआ और टीपू सुल्तान वीरता के साथ आखिर तक युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार 33 वर्ष पूर्व मैसूर में जिस मुस्लिम शक्ति का उदय हुआ, वह सिर्फ उसका अंत ही नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज मैसूर युद्ध का नाटक ही समाप्त हो गया। मैसूर जो 33 वर्ष से लगातार अंग्रेजों के प्रगति शत्रु बना रहा था, वह अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अंग्रेज और निजाम में मिलकर मैसूर बंटवारा कर लिया। मराठाओं को भी उत्तर पश्चिम में कुछ प्रदेश दिए गए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। शेष मैसूर पुराने हिंदू राजवंश के एक नाबालिग लड़के को संविधान के संत दिया, जिसके अनुसार मैसूर की सुरक्षा का भार अंग्रेजों पर आ गया। वहाँ ब्रिटिश सेना तैनात किया गया। सेना का खर्च मैसूर के राजा ने देना स्वीकार किया। इस नीति से अंग्रेजी को काफी लाभ पहुंचा। मैसूर राज्य बिल्कुल छोटा पड़ गया और दुश्मन का अंत हो गया। ब्रिटिश कंपनी की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। फलतः मैसूर चारों ओर से ब्रिटिश राज्य से गिर गया। इसका फायदा उन्होंने भविष्य में उठाया, जिसमें ब्रिटिश शक्ति के विकास में काफी सहायता मिली और एक दिन में उसने संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया।
1751 में रघुनाथ राव पटनावदन के कुछ मराठा सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य को लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख व्यक्त किया। इसके बाद टीपू ने बेदानुपुर के अशरफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत, नकद, धन और अन्य उपहार दिए जाए। श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफ़ी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी वे शंकराचार्य को खत्म लिखते रहे। टीपू के यह पत्र तीसरे मैसूर युद्ध के बाद लिखे गए थे, जब टीपू को बंधक के रूप में अपने 2 बेटों ने सहित कई झटकों का सामना करना पड़ा था। यह संभव है कि टीपू ने यह खत अपनी हिंदू प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए लिखे थे। टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफा पेश किया। मैलाकोट के मंदिर में सोने और चांदी का बर्तन है, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू भेंट किए थे। कलल के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजक पट भेंट स्वरूप दिए थे। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किया। इनमें से कई को चांदी और सोने की थाली को तोहफे में पेश किया। नन्नाझागुड़ के श्रीकंठेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रत्न जड़ित कप है। नन्नागुड़ के ही नवाजुनेश्वर मंदिर के टीपू का एक हरा सा शिवलिंग भेंट किया। श्रीरंगापट्टनम के रंगनाथ मंदिर को टीपू ने 7 चांदी के कप और एक रजत कपूर रोयलिंग पेश किया। मान्यता है कि दान हिंदू शासकों के साथ गठबंधन बनाने का एक तरीका थे। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की बहुत धूर्तता से अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया।